नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल टैलेंजर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अर्थक्वेक। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी में सिस्मो जो उपसर्ग है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है भूकंप। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब समझते हैं कि भूकंप क्या है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भूकंप क्या है। पृथ्वी की सतह का हिलना या पृथ्वी में कंपन होना भूकंप कहलाता है। तो पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव के आकस्मिक मुक्त होने से धरती की सतह के हिलने की घटना भूकंप कहलाती है। ओके। भूकंप के अध्ययन में दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है। और जब भी भूकंप आता है तो हम न्यूज़ चैनल में वो दो शब्द बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आइए देखते हैं वो दो शब्द क्या हैं। वो दो शब्द हैं भूकंपी केंद्र बिंदु और दूसरा अधिकेंद्र। आइए समझते हैं उन दोनों बिंदुओं को। पृथ्वी के जिस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंपी केंद्र बिंदु कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी स्थान के जिस बिंदु पर भूकंप महसूस किया जाता है वह भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंपी केंद्र बिंदु कहते हैं। और उस भूकंपी केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर यानी पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र या अंतःकेंद्र बिंदु कहते हैं। आई होप कि दोनों वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। इनमें जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो अधिकेंद्र बिंदु है इसकी स्थिति को उस स्थान के अक्षांशों और देशांतरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि अधिकेंद्र को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो उस स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा अधिकेंद्र को व्यक्त किया जाता है। अब समझते हैं कि भूकंप आता कैसे है। भूकंप की प्रोसेस को समझते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर एक वीडियो किया था। बस उसी वीडियो को दोहराते हुए हम भूकंप की प्रोसेस को समझेंगे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली पृथ्वी की जो परत है जहां हम रहते हैं उसे कहा जाता है क्रस्ट। उसके अंदर वाली परत को मेंटल जो बीच में है, और सबसे अंदर वाली परत को हम कहते हैं कोर। कोर को 2 भागों में बांटा गया है, एक इनर कोर, एक दूसरा आउटर कोर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी मुख्यतः 4 परतों से मिलकर बनी हुई है। अब जो ऊपर वाली परत है जिसे क्रस्ट हम कहते हैं वो, और मेंटल की ऊपर वाली परत यानी ऊपर वाले मेंटल को, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है। यह जो लिथोस्फीयर है लगभग 50 किलोमीटर मोटी एक परत है। इसे ही हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इस परत को ही हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की संख्या पूरी पृथ्वी पर 12 है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? 12। और इन्हीं 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ पर, इसके नीचे तरल पदार्थ लावा के रूप में है। इस तरल पदार्थ जो लावा है इसी में ये टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो तैरती रहती हैं अर्थात अपनी जगह से हिलती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। इस दौरान ये प्लेट्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से हिलती रहती हैं। इस क्रम में कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो कभी एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, निकट आती हैं। और जब कभी ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं तब आता है भूकंप। तब पृथ्वी पर कंपन होता है और हम कहते हैं उसे भूकंप का आना। ओके। कब आता है भूकंप? जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं तो उनके टकराने से पृथ्वी में एक कंपन होता है जिसे हम भूकंप कहते हैं। अब जब भूकंप आता है उस दौरान कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। आइए उन तरंगों को पढ़ते हैं क्योंकि वो तरंगें एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो भूकंप में उत्पन्न होने वाली मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें हैं। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स।
एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राथमिक तरंगों के बारे में, जिसे हम प्राइमरी वेव्स या पी तरंगे, प्राइमरी का पी तरंगे भी कहते हैं। प्राइमरी तरंगे जो हैं वो पृथ्वी के अंदर तीनों माध्यमों ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगों का औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और प्राथमिक तरंगों की गति जो है वो अन्य तरंगों की गति से भी अधिक होती है, जिसकी वजह से प्राथमिक तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये इस तरंग की विशेषता है कि ये तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उस स्थान पर जहां भूकंप आया हुआ है। ओके, दूसरी तरंग है द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी का एस वेव्स। ओके, द्वितीयक तरंगों की विशेषता है कि ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक है, द्वितीयक तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी प्राथमिक तरंग के औसत वेग से आधा। ठीक है, इन तरंगों को एक अन्य नाम यानी अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी तरंगे हैं सतही तरंगे, सरफेस वेव्स, या इन्हें हम एल तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों को धरातली तरंगे, लंबी तरंगे या लव वेव्स के भी नाम से जाना जाता है। अब लव वेव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तरंगों की खोज जो है HD लव नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, जिनके नाम पर इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगे जो हैं सतही तरंगे भी तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। इन तरंगों का औसत वेग 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सतही तरंगे जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये तरंगे केवल धरातल तक ही सीमित रहती हैं, यानी सरफेस तक ही ये पहुंच पाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सतही तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। ठीक है, सबसे अत्यंत विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं? सतही तरंगे, जो कि केवल धरातल तक ही सीमित रहती हैं। तो ये पढ़ी हमने भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों को। अब पढ़ते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? जिन यंत्रों के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उन्हें सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। 3 प्रकार के स्केल हैं। पहला है रॉसी-फेरल स्केल, दूसरा है मार्केली स्केल और तीसरा है रिएक्टर स्केल। इन तीनों स्केलों में रिएक्टर स्केल ज़्यादा पॉपुलर है, इसके माप को ज़्यादा माना जाता है। तो रिएक्टर स्केल के बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है। रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा सन 1935 में किया गया था, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रिएक्टर पड़ा, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तरंगों को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। ठीक है, तो ये रिएक्टर स्केल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पहला कि इसका विकास अमेरिका में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने किया था, इसलिए इसका नाम रिएक्टर पड़ा। दूसरा कि भूकंप की तरंगों को रिएक्टर स्केल पर 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। तीसरा कि इस स्केल पर अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। अब इस रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप 2.0 से 3.0 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप रहता है तो उसे हल्का भूकंप माना जाता है। 6.2 रिएक्टर की तीव्रता का जो भूकंप है वो अति शक्तिशाली माना जाता है। 9 रिएक्टर का भूकंप पृथ्वी पर प्रलय लाता है और 9 रिएक्टर से ज़्यादा का जो भूकंप है वो पृथ्वी पर महाप्रलय लाता है। तो गाइस, ये था हमारा भूकंप का वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।